नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का राष्ट्र धर्म में। तो बात राष्ट्र धर्म में मुद्दे की कर लेते हैं, जहाँ पर नैनीताल हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा पर लगी रोक को हटा दिया है। हाईकोर्ट ने कुछ नियमों के साथ चारधाम यात्रा को मंजूरी दे दी है और हाईकोर्ट ने बद्रीनाथ धाम में 1200, केदारनाथ धाम में 800, गंगोत्री धाम में 600 और यमुनोत्री धाम में कुल 400 लोगों को जाने की अनुमति दी है। और इसके अलावा यहां आने वाले यात्रियों को अपने साथ कोविड नेगेटिव रिपोर्ट और वैक्सीन की दोनों डोज का सर्टिफिकेट भी लाना होगा। और इसके अलावा चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जिलों में होने वाली चारधाम यात्रा के दौरान पुलिस फोर्स की भी तैनाती होगी। नियमों के तहत भक्तों के किसी भी कुंड में स्नान करने पर पूरे तरीके से रोक रहेगी। हाल ही में चारधाम यात्रा के तीर्थ पुरोहितों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर चारधाम यात्रा शुरू करने की मांग की थी और ऐसे में हाईकोर्ट की मंजूरी के बाद पुरोहितों ने खुशी भी जाहिर की है। आपको बता दें कि कोरोना की वजह से चारधाम यात्रा पर अब तक रोक लगी हुई थी और इससे पहले कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया था कि कोरोना प्रोटोकॉल के साथ सभी नियमों का पूर्ण रूप से पालन कराने को लेकर चारधाम की लाइव स्ट्रीमिंग तक सभी इंतजाम दुरुस्त होने पर ही यात्रा को मंजूरी दी जाएगी। कोर्ट का कहना था कि सरकार को आधी अधूरी तैयारी का खामियाजा पर्यटन से जुड़े लोगों को भुगतना पड़ रहा है। हालांकि अब हाईकोर्ट ने कुछ प्रतिबंधों के साथ चारधाम यात्रा को मंजूरी दे दी है। पिछले 2 साल से बंद चारधाम यात्रा की वजह से कारोबारियों और पर्यटन क्षेत्र को भारी नुकसान पहुंचा है और इसे लेकर व्यापारी सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं बद्रीनाथ धाम में साधु संत भी सरकार के खिलाफ पिछले 14 दिन से अनशन पर थे और मंदिर दर्शन की मांग कर रहे थे। अब चारधाम यात्रा को हाईकोर्ट से मंजूरी मिलने के बाद व्यापारियों और साधुओं में भी खुशी का माहौल है। आज चारधाम की यात्रा की सुनवाई हुई थी और कोर्ट ने अपना जो स्टे है वो वैकेट करवा दिया है और कल से चारधाम यात्रा खुल सकती है। गवर्नमेंट ने एक एफिडेविट फाइल किया था 150 पेज का, कोर्ट में अपनी तैयारी दिखाई थी। तो उसमें हमने कोर्ट को बताया था कि जो उन्होंने डाटा शो किया है वो थोड़ा कम है और हमने कोर्ट से रिक्वेस्ट करी थी कि जो वैक्सीनेशन का जो इनका डोज का है, सेकेंड डोज अभी नहीं लगे हैं, तो सेकेंड डोज लोगों को लगा दिया जाए 30 दिन के अंदर। केरला हाई कोर्ट का ऑर्डर का हमने हवाला दिया था कोर्ट को, तो कोर्ट ने कहा है कि जो व्यक्ति लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं 30 दिन के बाद केरला हाई कोर्ट के अनुसार। और उसके बाद ये कोर्ट ने यह भी कहा है कि जितने वैक्सीनेशन बढ़ा सकते हैं उतने बढ़ाएं, एटलीस्ट 3 डिस्ट्रिक्ट के बढ़ाएं, जहाँ ताकि जाके जो लोग आ रहे हैं वो उन 3 डिस्ट्रिक्ट के लोग जो रह रहे हैं उन पे कोई भी कोरोना का इफ़ेक्ट ना हो। इसके अलावा कोर्ट को हमने यह भी बताया कि जो इन्होंने चारधाम का बताया मेडिकल फैसिलिटीज़ इनकी लोअर साइड में है और वेंटिलेटर बेड्स, ऑक्सीजन बेड्स वगैरह नहीं हैं बहुत सारे मेडिकल फैसिलिटी सेंटर्स में। तो कोर्ट ने डायरेक्ट दिया है कि आप मेडिकल फैसिलिटीज़ बढ़ाएं तीनों डिस्ट्रिक्ट में। और कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो मेडिकल फैसिलिटीज़ आप बढ़ाएंगे उसको कोर्ट ने के अपॉइंटेड DLSA, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के सेक्रेटरीज, सीनियर सिविल जजेस जो होते हैं, वह अपनी ये मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह देख के चारधाम में जो जितने भी इन्होंने फैसिलिटी दी है अपनी वीकली रिपोर्ट कोर्ट को डायरेक्ट देंगे इन 3 डिस्ट्रिक्ट में, चमोली, रुद्रप्रयाग। वहीं नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को खोले जाने की सशर्त अनुमति दे दी है, जिसके बाद कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर तंज कसा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि प्रदेश सरकार हमेशा दबाव में काम करती है। यात्रा तो बहुत पहले ही शुरू हो जानी चाहिए थी, लेकिन प्रदेश सरकार ने कोर्ट में पहले इसकी पैरवी नहीं की थी। हमें खुशी है कि चाहे वो छोटी शुरुआत के ही रूप में, लेकिन चारधाम यात्रा की शुरुआत का आदेश माननीय न्यायालय ने दिया है। कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर जो दबाव बनाया और आज माननीय न्यायालय में हमने अपनी ओर से भी जो वकील उत्तराखंड की जनता के पक्ष को रखने के लिए वहां पर भेजे, ये उसी का परिणाम है कि आज सरकार ने उचित जो आवश्यक कोर्ट को आश्वासन चाहिए थे वो आश्वासन वहाँ पर रखे और उसके परिणाम स्वरूप माननीय न्यायालय ने राहत दी है। मुझे बहुत खुशी है। ये जीत उन सब साथियों की जीत है
जो कांग्रेस पार्टी के इस संघर्ष में चारधाम यात्रा खोलने के लिए हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष कर रहे थे, उन सभी साथियों की जीत है। तो इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ दोनों गेस्ट जुड़ चुके हैं। उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। लखपत बटोला जो हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत स्वागत है आपका लखपत साहब। और इसी के साथ सुरेश जोशी जी हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, आपका भी बहुत स्वागत है जोशी साहब। सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी जोशी साहब, जिस तरीके से आज नैनीताल हाईकोर्ट ने पूरे तरीके से आपकी बात को मान लिया है, जो 150 पेज का आपने जो हलफनामा वहां पर दिया था, एक पत्र आपने जो दिया था वहां पर, उस पर जो सुनवाई हुई आज और उसके बाद यात्रा को कल से शुरू करने की अनुमति दे दी है। कितनी खुशी बीजेपी में और कितनी खुशी फिलहाल जनता देख रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये यात्रा जो है एक सनातन धर्म और हिंदू धर्म की पवित्र यात्रा है। आदि गुरु शंकराचार्य की स्थापित पीठों की यह यात्रा है। इसमें देश और दुनिया के लाखों और करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आकर के दर्शन करते हैं और अपना का पुण्य का लाभ उठाते हैं। और उसके साथ साथ ये यात्रा जहाँ तक धार्मिक है, आध्यात्मिक है, उसके साथ साथ जो हमारा चार धामों से रिलेटेड जो हमारे वहाँ के व्यवसायी हैं, किसी भी रूप में वो व्यापार कर रहे हैं, उससे भी ये जुड़ी हुई है। लेकिन विगत 2 वर्षों से कोरोना काल के कारण इस यात्रा में कहीं न कहीं किसी न किसी तरह के व्यवधान आ रहे थे और हमने तो यात्रा जो है कि आज से 3 माह पहले ही यात्रा को खोल दिया था जुलाई में। और उसके जो क्रमबद्ध तरीके थे, पहले 3 जिलों के लोग जाएंगे, फिर प्रदेश के लोग जाएंगे, फिर देश के लोग लाएंगे, तमाम बातें हमने कही थी। लेकिन माननीय न्यायालय उससे संतुष्ट नहीं हुए, उन्होंने यात्रा को प्रतिबंधित कर दिया। और तब से हम बार बार इस बात को कह रहे थे कि भाई हम कोर्ट पे पैरवी कर रहे हैं और उस पैरवी के तहत जो है कि यात्रा को जो भी कोर्ट को आवश्यकताएं होंगी हम उनका एक हलफनामा देंगे। जैसे अभी कोई सज्जन हमारे शायद कोई वकील साहिबान आपके उस पर दे रहे थे, क्योंकि दिख तो रहा नहीं था, मैं उनकी आवाज सुन रहा था कि भाई कोर्ट ने किन किन डिसीजनों के तहत जो है यात्रा को खोलने की अनुमति दी है। और एक बहुत सुखद हम सब लोगों के लिए पहलू है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे चारधाम से जुड़े हुए अपने व्यवसायी हों, साथ ही साथ देश के और दुनिया के वो श्रद्धालु हों जो चारधाम यात्रा में विशेष करके भगवान केदारनाथ और बद्रीनाथ का दर्शन करना चाहते हैं। सभी के लिए ये यात्रा जो है जो खोल दी गई है वो सुखद है, लेकिन कांग्रेस को कहीं ना कहीं ये बात हजम होती नहीं नजर आ रही है। बटोला साहब आपके पास आना चाहूंगी, आपकी के उत्तराखंड से प्रदेश अध्यक्ष जो हैं गणेश गोदियाल, वो ये कह रहे हैं कि सरकार को ये यात्रा पहले ही शुरू कर देनी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने पैरवी नहीं की। अभी यात्रा शुरू हुई है, आपको इसका स्वागत करना चाहिए था, लेकिन सीधे तौर पर एक बार फिर से बीजेपी पर ही निशाना साधा गया। कांग्रेस को हजम नहीं हुई। पहले तो मुझे इस बात पे ऐतराज है। मैं कह सकता हूं कि आज सनातन धर्म के स्वावलंबी लोगों के लिए ये ऐतिहासिक दिन है। भाजपा के नकारापन से, भाजपा के कुरीतियों की वजह से जिस यात्रा को आज से 4 महीने पहले खुलना चाहे था, उस यात्रा को खोलने के लिए इन्होंने कोर्ट के माध्यम से इसको रोकने का काम किया। मैं आपसे कह सकता हूँ कांग्रेस ने आज से 4 दिन पहले भी गोपेश्वर बद्रीनाथ के अंदर पूरा का पूरा धरना प्रदर्शन करने के अलावा विधानसभा के बाहर धरना प्रदर्शन करे, हाई कोर्ट में अपने वकील तक खड़ा कर कांग्रेस ने किया। लेकिन सरकार ने आप देखोगे जिस तरह से 17 तारीख को जब पिछली हियरिंग में थी, इन्होंने अपना पक्ष रखने के बजाय कोई भी इनके पास न यात्रा शुरू करने के लिए कोई रोड मैप था, न इनके पास किसी तरह की कोई एक दृष्टि थी, जिस वजह से इन्होंने कोविड का बहाना बना करके हाई कोर्ट ने जब इनसे पूछा था कि आप बताएं कि देवस्थानम बोर्ड या चारधाम के लिए सरकार की क्या व्यवस्थाएं हैं, तो ये बता नहीं पाए, जिस मामले से ये यात्रा रुकी और ये उसको लेके सुप्रीम कोर्ट चले गए। और यही इसी वजह से यह यात्रा 4 महीना रुकी रही। ये मैं आपसे कह सकता हूँ कि सरकार ये इसको चाहती, पिछली बार ये सरकार का आप निठल्लापन समझ सकते हैं कि पिछली बार एक रावल को, बद्रीनाथ के रावल को क्वारंटीन नहीं कर पाई सरकार, जिस वजह से पहली बार सनातन धर्म के इतिहास में ऐसा हुआ कि भगवान बद्रीनाथ के कपाट समय तिथि पे, जो तिथि निर्धारित होती, जो सनातन काल से चली आ रही तिथि थी, वो तिथि भी बदलनी पड़ी। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आपने देखा होगा पहली बार 12 साल बाद हमें उत्तराखंड के लोगों को
आप कुंभ कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भाजपा सरकार को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ था और उत्तराखंड के लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। लेकिन जिस तरह से आपने देखा कुंभ के अंदर भी इन्होंने भ्रष्टाचार करने का काम किया और देश से लेकर विदेश तक जो उत्तराखंड देवभूमि कहते हैं और यहाँ के लोगों को लोग कहते हैं देवतुल्य लोग हैं, उनको भी इन्होंने बदनाम करने का काम किया है। और आज चार धाम की यात्रा यदि खुली है उसमें मैं निश्चित रूप से कहता जो कांग्रेस ने सड़क से लेकर सदन तक और यहाँ तक हमारे लोगों ने गिरफ्तारी दी है, जेल गए हैं लगातार। आप जोशी जी कह रहे थे कि 3 जिलों के लिए चार धाम यात्रा हमने खोल दी थी, लेकिन जोशी जी आपको जान के ताज्जुब होगा कि हमारे लोगों को लगातार रोकने का काम किया गया। चमोली जनपद का मैं रहने वाला हूं, हमें बद्रीनाथ जाने से रोका गया। ठीक है। और ये जो आपने कहा कि हाई कोर्ट ने ये फैसले पे हम रोके जा रहे हैं, उन्होंने मना किया है। मैं ये कह सकता हूं कि जब पूरे देश के अंदर सारे के सारे मंदिर खुल गए हैं, सभी जगह पूजा पाठ शुरू हो रही है, केवल और केवल उत्तराखंड में क्यों ये परिस्थिति बनी, इसका तो जवाब सरकार को देना पड़ेगा ना। ठीक है जब यात्रा 6 महीने की यात्रा को आपने 4.5 महीना यात्रा का समय खत्म कर दिया। उत्तराखंड की यात्रा केवल धार्मिक भावना से जुड़ी हुई नहीं है। भी कर सकते हैं, डिबेट ओपन रहेगी। लेकिन बटोला साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, अभी आपने कुंभ का जिक्र किया, तब आपने कहा कि बहुत मुश्किल से ये सौभाग्य प्राप्त हुआ था, लेकिन आप ही को शायद याद नहीं होगा कि कांग्रेस ही वो थी जब कुंभ का आयोजन हुआ तो उसने ही लगातार सरकार को घेरा था और ये कहा था कि कुंभ में ही सरकार ने पूरे तरीके से भ्रष्टाचार किया और तमाम चीजें की, कुंभ नहीं होना चाहिए था। इस तरीके की बातें भी कांग्रेस की तरफ से सामने आई थी। कान जी आप गलत कह रहे, कांग्रेस ने कभी नहीं कहा कुंभ नहीं होना चाहिए। कांग्रेस ने कहा कि कुंभ के लिए सरकार की क्या व्यवस्थाएं हैं। हम लगातार 2 साल से पूछे, कुंभ की तिथि तो पहले से तय थी ना। ऐसा तो नहीं कि सरकार को 2 महीने बाद पता चला कि ये जो हमारे सनातन धर्म के जो तीर्थ हैं उनकी समय सीमा पहले से तय होती है। एक एक मिनट एक एक सेकंड का उसमें पहले से तय होता। लेकिन आप ये बताएं कि हमने पूछा था कि सरकार इस कोविड में कुंभ के संचालन के लिए दिव्य और भव्य बनाने के लिए सरकार की क्या व्यवस्थाएं हैं, लेकिन क्योंकि सरकार ने जिस तरह से आप देखो हरिद्वार जाएगा लगभग बटोला जी, सवाल तो यही है ना, जब कोरोना काल चल रहा है उस समय में दिव्य और भव्य कैसे बनाया जा सकता है, क्योंकि कोरोना के तमाम नियमों का पालन करना था। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। जोशी जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपकी बातों में। मुस्कान जी, पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि आज पूरे देश के अंदर कम से कम एक अच्छी बात हुई है कि हमारा जो आध्यात्मिक विषय है उसको लेकर के हर पार्टी बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही है। कुंभ की बात भी लोग कर रहे हैं, चार धाम की बात भी लोग कर रहे हैं और अयोध्या में जाके लोग नारे भी लगा रहे हैं और सनातन धर्म की पद्धति परंपरा को लेकर के कोई जनेऊ भी धारण कर ले रहे हैं, कोई अपना जो है कि हनुमान चालीसा और दुर्गा चालीसा भी पढ़ ले रहे हैं। तो ये एक अच्छी मतलब जो है कि सोच और एक अच्छी मति में कह सकता हूँ कि सारे लोगों को देश में आने लगी है जब से इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की और बहुसंख्यक समाज की बातों को उठाने का जो हमने बेड़ा उठाया है उसको लेकर के कहीं न कहीं इन लोगों के ये लगता है कि भाई बिना बहुसंख्यक समाज के, विशेषकर बिना हिंदू समाज के हम लोग देश के अंदर राजनीति नहीं कर सकते। जो इस बात को झुठलाते थे, जो कहते थे कि राम सेतु नहीं है, उसका हलफनामा देते थे कोर्ट के अंदर, आज वो चारधाम यात्रा के लिए चिंतित हैं, आज वो कुंभ को लेकर के चिंतित हैं। लेकिन अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि जो चिंता है, जो चिंता है वो क्या कुंभ की है, वो क्या चार धाम की है, या वो वोट बटोरने की है? क्योंकि मैं इसलिए प्रश्न को कह रहा हूं कि 16 तारीख को सबको पता था कि माननीय न्यायालय में चार धाम यात्रा को लेकर के तारीख लगी और सरकार अपनी पूरी तैयारी से 16 को जाएगी और चार धाम यात्रा खुलेगी। उससे 2 दिन पहले कुछ हमारे मित्र जो है कि धरना प्रदर्शन धक्का मुक्की करके और 2-3 आज 4 वकीलों को ले जा करके वहां कहते हैं कि साहब हमने प्रयास किए और हमारे प्रयासों से चार धाम खुल रहा है, ये खुलने वाला है। मैं उनको ये बतलाना चाहता हूं कि देखो प्रदेश के अंदर जो सरकार है वो चार धाम को लेकर के, कुंभ को लेकर के अपने इस देश के जो बहुसंख्यक हिंदू समाज है, जो सनातन धर्मी समाज है, जिसकी परंपरा है, जिसकी संस्कृति है, उन सबको मानने वाले लोगों की जो सरकार है वो निश्चित तौर पर कोई भी कठिनाई आएगी तो उस कठिनाई का निवारण करते हुए, उस समस्या का समाधान करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और उसी दिशा में आज आगे बढ़े। जी मैं लौटूंगी आपके पास। बटोला साहब बार बार बताना चाह रहे हैं, कुछ आपकी बातों में जोड़ना चाह रहे हैं। बटोला साहब, पहली बात मुझे इस बात से सख्त आपत्ति होती है, सनातन धर्म 2014 से शुरू हुआ,
जो हमारे चार धाम की जो पद्धति सिस्टम है, जिसको आपने पूरी तरह डिस्ट्रॉय करने का काम किया 2019 में। क्या इससे पहले बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री में पूजा पाठ सनातनी नहीं करते थे? क्या उससे पहले कोई दूसरे करते थे? इस देश के अंदर जितने भी सनातन धर्म की आस्था है, वो कांग्रेस की वजह से, कांग्रेस ने उसको पूरी तरह से एक प्रकार से माना है। उसकी पद्धतियों पे कांग्रेस ने कभी छेड़खानी नहीं किया, जैसे आपने करने का काम किया। आपने उसको खत्म करने का काम किया है, आपने उसको तोड़ने का काम किया है, आपने वहां से पैसा बटोरने का काम किया है, आपने सनातन धर्म की जो परंपराएं थी उसको कुठाराघात करने का काम किया है। आप सनातन धर्म में, आप बताएं जोशी जी, आपके भगवान केदारनाथ के अंदर आप जगत गुरु शंकराचार्य की 5 साल से समाधि नहीं बना पाए, कोर्ट ने 2 बार डायरेक्शन दे दिया। ठीक है, आप ये आपकी बताएं इस बात का सनातन, जवाब को देना चाह रहे हैं। पहले मैं ठीक है, मैं सनातन लौटूंगी धर्म के आपके अंदर पास, आपकी बात का आप जवाब इतने देना चाह रहे हैं जोशी साहब। आप इतने गंभीर है कि एक रावल को क्वारंटीन नहीं कर पाए, और सनातन धर्म की जो सनातन परंपराएं थे उसके लिए आपने भगवान बद्रीनाथ के कपाट तक भी खोल दी। ठीक है, आपने आपके सवाल कुंभ का का जवाब ले लेते हैं। स्वरूप तो जोशी साहब छोटा बताना किया चाह है रहे हैं किया, आपका जवाब। लेकिन जोशी उसके साहब। बावजूद भी कुंभ में जिस तरह से भ्रष्टाचार हुआ, क्या उस पर सवाल नहीं उठाया जाए? भगवान राम की बात आपने कहा, आप बताओ जी, जोशी अयोध्या साहब। में राम मंदिर ठीक के है, दरवाजे बटोला किसने जी, खुलवाए? मैं लौटूंगी वहां पे आपके पूजा पास। पाठ जोशी किसकी साहब, सरकार ने शुरू आपने किया? सवाल इतने एक आप साथ तो कर लिए, 7 साल जवाब तो सत्ता देने में दें हो रहे, उनको। 70 साल कांग्रेस रही है और सनातन धर्म इससे मजबूती से रहा है। ठीक है जोशी साहब। जो ये लग रहा है कि ये वही कांग्रेस है जो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देती है कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। ठीक ये है, वही मैं जोशी कांग्रेस, साहब माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी। मैं इसी सवाल के साथ आपके पास एक बार फिर से लौटूंगी, लेकिन यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चारधाम यात्रा को जिस तरीके से शुरू कर दिया गया है, लेकिन उस पर जो राजनीति या फिर यूं कहें कि छीटाकशी एक दूसरे पर हो रही है, उसी पर चर्चा करें। हमारे साथ दोनों गेस्ट मौजूद है। जोशी साहब, आप ही के पास आना चाहूंगी, आपकी बात अधूरी रह गई थी, आप पूरा करें। की बात कर रहे हैं, आस्था और हिंदुत्व और सनातन की बात कर रहे हैं। मैं 2-3 प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या आपने राम सेतु के विषय को लेकर के हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दिया ही नहीं दिया? क्या जब राम मंदिर के निर्माण का विषय आया 1992 में, जब वहां राम भक्तों ने उस गुलामी के प्रतीक उस ढांचे को तोड़ा, तो आपने उन राम भक्तों को और उन कारसेवकों को किस तरह से जो है कि खदेड़ा और किस तरह से गोली चलाई? क्या आपको ध्यान नहीं आता? क्या आपने 4-4 सरकारें सिर्फ जो है उस विषय को, उस बाबरी के ढांचे को ढाने में इस देश की गिराई नहीं किया? आपने क्या स्वर्ण मंदिर के अंदर आर्मी और वहां की लोकल फोर्स को भेज करके उन सरदार भाइयों को प्रताड़ित ही नहीं किया, अपमानित ही नहीं किया? क्या उस पवित्र स्थल को किस तरह से आपने तब्दील किया? क्या वो आपको याद नहीं आती क्या? तो इसलिए जो आज जिस विषय की आप चर्चा कर रहे हैं, जो कांग्रेस आज देखो उसकी जो जमीन है वो पूरी गिर चुकी है, समाप्त हो चुकी है। इसलिए उनको आज बद्री केदार भी याद आ रहे हैं, उनको गंगोत्री यमुनोत्री भी याद आ रही है, उनको आज राम मंदिर भी याद आ रहा है, उनको आज जो है काशी विश्वनाथ भी याद आ रहा है। तो उनका सब कुछ याद आ रहा है, वो सब याद आ बिल्कुल। रहा और यही है। चीज तो लोकसभा में देखने को मिली थी, लोकसभा की कार्रवाई में, जब नहीं, ओबीसी बिल आज- पास हुआ था। जी, आज- जब ओबीसी बिल पास हुआ मुस्कान था। जी, बिल्कुल बिल्कुल मुस्कान जोशी साहब, जी, मैं लौटूंगी मुस्कान जी, आपके पास। मुस्कान जी, मैं अपनी बात पूरी कर दूं, आप भाई साहब को टाइम दीजिएगा पूरा। जी। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आज ये सब कुछ तब हो रहा है जब 2014 के बाद पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में आई है। मैंने कहा ना कि 70 वर्षों में क्यों नहीं हुआ? ये कह रहे हैं कि सनातन धर्म की परंपरा में मानता हूँ, वो तो हजारों वर्ष पूर्व है। हमारे वेद, हमारे पुराण कोई आज के लिखे हुए थोड़े हैं, हिंदुत्व आज का नहीं है। लेकिन इन 70 वर्षों के अंदर जो इतिहास आपने लिखा, उस इतिहास को समाप्त करने का और उस इतिहास को जो है कि समाप्त करने के बाद नया इतिहास लिखने का जो काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश के अंदर कर रही है, अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति, अपने जो सांस्कृतिक हमारा एक सरोकार है, उसको दोबारा लौटा रही है। उस काम पे हम लोग लगे हैं। इससे जो चारधाम यात्रा का विषय है, वो निश्चित तौर पर इससे राज्य सरकार का विषय है, हमारा कर्तव्य है। हम अपने कर्तव्य को पूरा कर रहे हैं। ठीक है जोशी साहब, लेकिन बटोला साहब, इन्हीं तमाम सवालों के साथ एक सवाल मेरा भी रहेगा आपसे।
चुनाव सिर पर है उत्तराखंड में और तमाम 7 राज्यों में चुनाव है विधानसभा के। इसी को लेकर क्यों इस समय ऐसी चीजें देखने को मिल रही है कि आप कई ऐसी चीजें हैं जिसमें सरकार के पक्ष में खड़े हो रहे हैं। जब ओबीसी बिल पेश हुआ तब भी यही चीजें देखने को मिली, लोकसभा में जब पेश हुआ तब भी आपने बिना किसी भी वाद विवाद के वो बिल पेश करने दिया। और अब चारधाम यात्रा आप ही थे जो कोरोना काल में कहते थे कि लोगों को एकत्रित नहीं होना चाहिए, सरकार संभाल नहीं पा रही है, और अगर चारधाम यात्रा में थोड़ी देर हो गई तो अब आप ये तमाम चीजें कह रहे हैं। चुनावों के मद्देनजर ही ऐसा सब क्यों? मुस्कान जी, जोशी जी बहुत सौम्य और बहुत विद्वान व्यक्तित्व के धनी हैं। जोशी जी को ये भी तो पता होना चाहिए कि आपकी सरकार पूर्ण बहुमत की 2014 में आई। 1947 में तो भाजपा नहीं थी ना, जब रामलला की मंदिर रामलला के वहां रखी गई। 89 में भाजपा की सरकार नहीं थी ना, जब हमने राम अयोध्या में रामलला के वहां दरवाजे खोले पूजा पाठ के लिए, क्या था? भाजपा थी। तो ये वो जनसंघ और विश्व हिंदू महासभा थी जिन्होंने 1938 में दो नेशन की थ्योरी दी और मुस्लिम लीग से जाके 3 राज्यों में सरकार बना दी थी। आप जो हिंदुत्व की हिंदुस्तान तो कांग्रेस ने 527 रियासतों को मिला के हिंदुस्तान बनाया है। और जब भारत माता की जय बोलने पे जेल जाते थे लोग, और जब वंदे मातरम बोलने पे लोग जेल जाते थे, तब वो कांग्रेसी थे, तब ये भाजपा के लोग कहीं नहीं थे। जो आज हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदुस्तान की बात करते हैं, देश को अखंड बनाने में कांग्रेस का योगदान है। सनातन धर्म को और परचम तक ले जाने में, उनकी रीति रिवाजों में कांग्रेस ने हमेशा आगे बढ़ चढ़ के हमेशा उसमें भाग लिया है। मैं तो सवाल 2 पूछना चाहता हूँ। सरकार सवाल किससे पूछा जाए? कांग्रेस से पूछा जाएगा। आप चारधाम यात्रा शुरू नहीं करोगे तो कांग्रेस के प्रयासों से शुरू हुई है। आप ये बताओ, एक रावल को आप क्वारंटीन नहीं कर पाए तो ये सरकार की नाकामी नहीं है जोशी जी? आप ये बताओ, आप जगतपुर शंकराचार्य का ये समाधि नहीं बना पा रहे हैं, आपकी नाकामी नहीं है ये? कुंभ में भ्रष्टाचार हो जाता है तो हम सवाल नहीं पूछे कि कुंभ के अंदर आपने इतना भ्रष्टाचार कर दिया, कुंभ का स्वरूप छोटा कर दिया, जिसकी वजह से पूरे दुनिया। जी बताएं। मेरा सवाल सुना आपने? अगर आप ही के प्रयासों से चारधाम यात्रा शुरू हुई तो आपने इतने प्रयास क्यों नहीं किए कि आप कांग्रेस शासित राज्यों में जल्द से जल्द वैक्सीनेट कर दे लोगों को? मुस्कान जी, आप एक चीज बताएं कि क्या राज्य सरकारें वैक्सीन बना रहे हैं कि केंद्र सरकार सप्लाई करे वैक्सीन? किस तरह का सवाल है मुस्कान जी? ये आप कांग्रेस शासित राज्य और इन चीजों को लेकर के आप इन चीजों में देश को विभाजित करना चाहते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ, केंद्र सरकार ने जो सप्लाई जितने भी वैक्सीन सप्लाई की, क्या राज्य सरकारें लगा नहीं रही? रिकॉर्ड तो राजस्थान के अंदर आप देखो, छत्तीसगढ़ के अंदर लगा नहीं रही। लेकिन जब सुनो, मेरी सरकार नहीं, मैं जनता देख रही है। मुस्कान जी, कुछ कहना चाह रहे हैं ना? मैं एक बात कह सकता हूँ, इन्होंने सनातन धर्म को गलत में ले जाने का काम किया है। इसलिए मैं आपसे यही सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि आपने जब हलफनामा देना ही था कोर्ट के अंदर, जो आज दिया वो उस 17 तारीख को क्यों नहीं दी 4 महीना पहले? ये सवाल तो आपसे पूछा जाएगा। आप हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट क्यों चले गए? ठीक है जोशी साहब, आप अपनी बात रखें। बात तो मैं बताऊं कि जो आज माननीय न्यायालय ने फैसला दिया है वो एक ऐसा फैसला है कि जिससे सारे हिंदू समाज में, सारे सनातन धर्मी समाज में, और विशेष करके वो 3-4 जिले जो उससे हमारे व्यापार से प्रभावित थे, उन सब जिलों में एक खुशी का माहौल है। वैक्सीनेशन का आपने विषय किया, मैं आपको बताना चाहता हूं कि रुद्रप्रयाग उसी में एक जिला है जिसमें हम पहली डोज 100% कर चुके हैं, और चमोली और हमारा जो अन्य जिले हैं वो 96 से ऊपर हम लोग कर चुके हैं। हमारा लक्ष्य है कि इन जिलों में हम 1 महीने के अंदर 100% 2 डोज वैक्सीनेशन कर लेंगे, उस और सरकार चल रही है। और दूसरा मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि जो कांग्रेस के मित्र हमारे सम्मानित हमसे बात कर रहे थे बुटोला जी, मैं उनको बतलाना चाहता हूं कि राजस्थान हो, पंजाब हो, अपना महाराष्ट्र हो, यहाँ पर किसी भी अभी गूगल करके आप देख लीजिए, कोई स्टेट ऐसा नहीं है कि जिसके पास लाखों और करोड़ों में वैक्सीनेशन नहीं है। अब वो किस गति से वैक्सीनेशन लगा रहे हैं, क्योंकि केंद्र सरकार का काम वैक्सीनेशन देना है, लेकिन उस प्रदेश के अंदर वैक्सीनेशन लगवाना, उसकी व्यवस्था करना वो राज्य का विषय है। तो हमारे जितने राज्य हैं, जो भारतीय जनता पार्टी, चाहे उत्तर प्रदेश हो, हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, हम लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और उसी के अगर एवरेज में आप देखेंगे, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो केरला हो, चाहे वो पंजाब हो, जहां ये अन्य दल के लोग हैं, चाहे बंगाल हो, वहां पर वैक्सीनेशन की क्या स्थिति है आपको बहुत साफ साफ और क्लियर दिख रहा है। इससे ये कहना
कि भाई हमारे साथ गलत हो रहा है और आप उस चीज को दूसरे तरह से ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। और दूसरा मैं ये भी बतलाना चाहता हूँ कि कांग्रेस आज इस विषय को लेकर जिस पर आप और हम चर्चा मुस्कान जी अभी कर रहे हैं, वो सिर्फ राजनीति करना चाहती है, राजनीति कर करके वोट बटोरना चाहती है। लेकिन मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि अभी हमने 200 करोड़ रुपए का राहत पैकेज इसी पर्यटन से जुड़े हुए लोगों के लिए दिया, जिसमें 6,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से जो होटल चलाने वाले लोग थे, जो टैक्सी और वैक्सी चलाने वाले लोग थे, उनके लिए हमने राहत दी है। और अभी हम राहत की आगे भी जो हमारी कमी हुई है उसको हम पूरा करना चाह रहे हैं। हमने 107 करोड़ रुपया अभी महिला समूहों को दिया है। ठीक है जोशी साहब। बटोला साहब, आपके पास आना चाहूंगी, आप अपनी बात रखें, लेकिन समय की कमी है, मात्र 30 सेकंड में अपना कमेंट पूरा करिएगा। राहत पैकेज वैसे जैसे मोदी जी ने 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज देश को दिया था, आपको पता चला हो 20 लाख करोड़ कहाँ मिला तो हमें भी बता दे, पहली बात। दूसरी बात, यही सरकार भाजपा की है डबल इंजन की, जिसने प्रदेश को 67,000 करोड़ के कर्जे में डुबा दिया है। लोगों के पास सैलरी देने के लिए 750 करोड़ रुपए का राहत पैकेज दे रही है। ये केवल इन्होंने फ्लैक्स पे 100 करोड़ रुपया खर्चा कर दिया पिछले 1.5 महीने में। 4 महीनों में 3 मुख्यमंत्री बदल दिया, हर मुख्यमंत्री के पोस्टर बैनर हेल्मेट पे 250 करोड़ रुपया खर्चा कर चुके हैं। ये केवल होल्डिंग और प्रचार प्रसार के अलावा प्रदेश को इन्होंने उस गर्त में छोड़ा हुआ है कि जनता ने देखा होगा कोरोना काल में जिस तरह से उत्तराखंड की स्थिति रही, मुझे नहीं लगता विश्व में कहीं दूसरी जगह ऐसी परिस्थितियां बनी हो। आज भी मैं कह रहा हूँ सबसे ज्यादा कर्जे में डुबाने वाले प्रदेश को यदि किसी का श्रेय जाता भाजपा सरकार। कोरोना काल में आपने 4 राज्यों के मुख्यमंत्री बदल दिए, तब कोरोना नहीं है। प्रधानमंत्री जी रैलियां कर देते, 4 राज्यों में चुनाव करते, कहते हैं कि भीड़ ही भीड़ दिख रही है, मुझे तो बहुत आनंद आ रहा है, तब कोरोना नहीं होता है। लेकिन जब एक रावण को क्वारंटीन करना होता है, सुन लीजिए, आज खुशी की बात है, आज बहुत खुशी की बात, आज दौरे पर भीड़ वहां भी बहुत एकत्रित हुई थी। दोहरी बातें मत आज करिए, बहुत दोहरी बातें मत करें बटोला साहब। ठीक है, समय की मुस्कान कमी जी, है। आखिरी कमेंट जोशी साहब आज आपसे खुशी चाहूंगी, की मात्र बात 30 है, सेकंड मैं में। तो बधाई देना चाहता हूँ, हम बधाई। मुस्कान जी, ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, हम कोई भी विषय राजनीति के लिए नहीं कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि भाई उत्तराखंड के हर नागरिक को सुविधा दिलाना। अभी भाई बुटोला जी ने कहा कि 200 करोड़ में लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है। मैं आपसे बड़ी विनम्रता से निवेदन करता हूं, आप अपने जिले में जिन लोगों के लिए पैसा दिया गया आप एक बार चेक कर लीजिए। निश्चित तौर पर देखो, कल मैं भीमताल के दौरे में था, वहां पर मेरे पास 170 लोग आए थे जिन्होंने कहा कि भाई साहब हमको 6-6 हजार रुपए मिल चुका है। इसलिए इस तरह के आरोप ना लगाइए। भाई सरकार जो काम कर रही है उसको आप उसका लाभ लीजिए, अपने लोग जनता को उत्तराखंड का लाभ दिलवाइए, क्योंकि आप विपक्ष में आपका भी धर्म है लाभ दिलवाना, ये नहीं कि सिर्फ वोट बटोरना आप चाहते हैं। ठीक है, समय की कमी है, वक्त और इजाजत नहीं देता हमें। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन अभी भी ये बात साफ जाहिर है और देखने को भी मिल रही है, जिस तरीके से कांग्रेस का रवैया देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें चुनावी मोड में ही है और इसी वजह से लगातार ये चीजें जो है वो होती जा रही हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।